मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आज हम स्टडी करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तस्वीर में आपको एक एस्केलेटर नज़र आ रहा है। अमूमन बड़े मॉल्स में और एयरपोर्ट्स पे आपको एस्केलेटर्स नज़र आते हैं। एस्केलेटर्स का क्या काम होता है? ये सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एस्केलेटर फ्लैट भी होते हैं, इनके ऊपर हम सामान रख देते हैं और बाज़-औक़ात हम खुद भी एस्केलेटर पर आ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, हमें चलना नहीं पड़ता। ये बताने का मकसद ये था कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी एस्केलेटर के ऊपर रखी गई है। एस्केलेटर मूव कर रहा है, गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी बंद है, एस्केलेटर नीचे मूव कर रहा है और एस्केलेटर के ऊपर मेरा दोस्त केटू है। केटू का क्योंकि कद छोटा रह गया इसलिए इसको लोग प्यार से केटू कहते हैं। ये एस्केलेटर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी इसकी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। केटू ने एक सेब पकड़ा हुआ था और केटू को फातिमा दूर से देख रही थी। फातिमा जमीन पर बैठी हुई थी और ये हमारी ऑब्जर्वर है जो जमीन पर रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रही, जबकि एस्केलेटर जो है वो मूव कर रहा था। तो केटू के हाथ में पकड़ा हुआ सेब जैसे ही नीचे गिरा तो गाड़ी आगे मूव करती गई और सेब नीचे गिरता गया। गाड़ी फिर आगे मूव हुई और सेब और नीचे गिरा और गाड़ी फिर आगे मूव करती गई। फातिमा ये बड़े गौर से देख रही थी। फातिमा हमारी पहली ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है और मूव बिल्कुल नहीं कर रही। उसने देखा कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी है एस्केलेटर के साथ साथ सेब जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होती गई और वो भी नीचे गिरने की बजाय इंक्लाइंड गिरा। और इसकी ये इंक्लाइंड शेप मैंने आसानी के लिए बनाई है। अगर हम इसको और तरीके से देखें, एक लाइन के साथ मिलाएं, तो इस ऑब्जर्वर ने जो कि रेस्ट में था उसने देखा एप्पल जो है, सेब जो है वो एक इंक्लाइंड लाइन की शक्ल में नीचे आया और फिर आगे एस्केलेटर के साथ मूव करता हुआ चला गया। ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक ऑब्जर्वर है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, यानी कि साकित है, और इसका ऑब्जर्वर भी साकित है जो कि फातिमा है। इस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो कुछ देर बाद आगे जाके आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि केटू ने क्या देखा। केटू इस वक्त गाड़ी के ऊपर है और गाड़ी को एस्केलेटर अपने साथ लेके जा रहा है, तो केटू भी गाड़ी के साथ साथ जा रहा है और केटू अब ऑब्जर्वर है जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने क्यों कहा? इसलिए कि ये गाड़ी मूव कर रही है। मैंने आसानी के लिए एक नीचे भी पिक्चर बना दी और इस पिक्चर में आपको नजर आएगा कि केटू क्या देख रहा है। इस वक्त केटू देख रहा है कि उसके हाथ से सेब नीचे गिर गया है और वो गाड़ी के ऊपर खड़ा है। अब जैसे ही गाड़ी आगे गई तो केटू को वो सेब नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया। ना वो आगे गया ना वो पीछे गया, वो सीधा नीचे की तरफ गया। और अब देखें फिर और सेब नीचे की तरफ गया, पर वो केटू की नज़रों के बिल्कुल सामने रहा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी भी वो उसी जगह है जहाँ से गिरना शुरू हुआ था। वो ना आगे गया ना ही पीछे गया, बल्कि जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है सेब भी आगे जा रहा है। और फिर एंड पे वो एस्केलेटर के ऊपर पहुँच गया और अब भी वो केटू के बिल्कुल नज़रों के नीचे है। अगर आप यहाँ से देखें, जहाँ पर केटू है वहाँ पर सेब है और वो जहाँ से गिरना शुरू हुआ था बिल्कुल सीधा नीचे गिरा। तो केटू ने क्या ऑब्जर्व किया? हमारे सेकंड ऑब्जर्वर ने क्या देखा? अब हम मुआवजा करते हैं अपने दोनों ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन का। पहला ऑब्जर्वर रेस्ट में था, एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था जो कि मूव नहीं कर रहा था और उसने देखा कि सेब ऊपर से नीचे की तरफ आया और सेब की जो मूवमेंट है वो ऐसे हुई, इस लाइन के क्रॉस हुई। जबकि दूसरा ऑब्जर्वर उसने देखा कि सेब सीधा नीचे गया, बिल्कुल नीचे गया और उसकी साइड वाइज मूवमेंट नहीं हुई। इन दोनों में से सच्चा कौन है? इन दोनों में से ठीक कौन है? ये तो ऐसा लगता है कि इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। पहला ऑब्जर्वर जो था वो स्टेशनरी था और उसको हमने कह दिया कि ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, जिसको हमने F2 कह दिया। जबकि K2 एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा था और वो F1 है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव कर रहा था, उसमें गाड़ी, एस्केलेटर और K2 है और साथ ही सेब भी है। और दूसरा जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसमें ऑब्जर्वर फातिमा है और उसको वो ऑब्जर्व कर रही है सेब को। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे हमारे पास, पर उनकी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ आई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फातिमा जो कि रेस्ट में थी, उसने जब देखा तो उसको सेब इस पोजीशन में गिरता हुआ नजर आया और उसकी वजह ये थी कि गाड़ी वी वेलोसिटी के साथ
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और ग्रेविटी जो है वो सेब को नीचे की तरफ ला रही थी, जबकि सेब गाड़ी की वेलोसिटी के साथ साथ भी मूव कर रहा था। तो सेब को दो किस्म की फोर्सेस का सामना था। एक वो फोर्स जो वेलोसिटी की वजह से, कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से उस पर लग रही थी, और दूसरी वो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से लग रही थी। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं तो आप देखें कि सेब का जो पाथ था वो फातिमा के लिए तिरछा एक इंक्लाइंड प्लेन थी, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब K2 ने क्या देखा? K2 ने, क्योंकि K2 गाड़ी के ऊपर था, इसलिए गाड़ी, एस्केलेटर और K2 सब वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर उनको v वेलोसिटी एक्सपीरियंस नहीं हुई, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सपीरियंस नहीं हुई। ये इसी तरीके से है जैसे हम ज़मीन पर हैं और ज़मीन मुसलसल घूम रही है, पर क्या हमें लगता है कि ज़मीन घूम रही है, ज़मीन हिल रही है? हमें नहीं लगता। इसी तरीके से जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही होती है तो हमें ये नहीं महसूस होता है, अगर हम बाहर ना देखें, कि गाड़ी वाकई वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है या गाड़ी हरकत कर रही है। तो इसी तरीके से K2 को सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स जो है, जब उसने सेब को छोड़ा तो सेब जो है उसको सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स मिली, तो इसलिए सेब नीचे की तरफ आया। दोनों ने मुख्तलिफ चीज़ें देखी और उसकी वजह ये थी कि दोनों डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे। ये ऐसे ही है जैसे कि इस पिक्चर में ये साहब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लॉग्स हैं, लकड़ियों के 3 टुकड़े हैं, जबकि ये साहब जो हैं उनको 4 देख रहे हैं। ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, पर इन दोनों में डिसएग्रीमेंट है। इसी तरीके से दो ऑब्जर्वर्स जब डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके रिजल्ट एक ही मेजरमेंट के बारे में एक जैसे हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने सेब को, उसकी हरकत को मेजर किया, पर दोनों ने मुख्तलिफ नतीजे अखज़ किए और दोनों अपनी जगह ठीक थे, पर उनमें डिसएग्रीमेंट था। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। K2 जो है उसने अपने सर से टोपी उतार दी है और वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है। उसके साथ मेज़ पर एक क्यूब पड़ा हुआ है और ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी vc के साथ लेफ्ट साइड पर इस तरफ मूव कर रही है। अब इसका मतलब ये है कि K2 जो है, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर है, तो वो भी vc यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये क्यूब भी मूव कर रहा है और ट्रेन के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें इस तरफ मूव कर रही हैं। तो ये एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब K2 ने क्या किया कि इस क्यूब को ऊपर की तरफ उछाला। अब जब क्यूब ऊपर की तरफ गया तो अभी भी क्यूब vc के साथ मूव कर रहा है ट्रेन के साथ साथ। तो वो जब ऊपर गया और उसके बाद जब वो वापस लैंड किया तो वो बिल्कुल उस पोजीशन पर किया जहाँ से वो उछाला गया था। वो ज़रा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, ना लेफ्ट की तरफ गया ना राइट की तरफ गया। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। पर अगर हम अज्यूम करें कि अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, बल्कि इसकी वेलोसिटी हर लम्हा चेंज हो रही है, या वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, अमूमन हम रेस देते हैं तो वो गाड़ी एक्सेलरेट करती है। तो जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो K2 ने दोबारा वो ब्लॉक क्यूब जो है उसको उछाला। पर अब वो हैरान रह गया क्योंकि क्यूब जब गिरा तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे नहीं था, बल्कि वो अपनी पोजीशन से पीछे जाके गिरा और उसमें फ़र्क आया। K2 बहुत हैरान हुआ कि आखिर क्या वजह है कि अब क्यूब की पोजीशन पहले वाली नहीं है। उसको इतना तो पता है कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये गाड़ी, ट्रेन अब एक्सेलरेट कर रही है। तो इस वक्त ये अब जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि पहले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ट्रेन का वो कांस्टेंट वेलोसिटी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क तो हमें एक साफ नज़र आया और वो ये कि यहाँ पर क्यूब जो है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हुई जिसने उसको पीछे की तरफ लेके गए, और वो फोर्स हमें मालूम नहीं है कि वो कौन सी फोर्स है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट करते हैं, यानी जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उनको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मज़े की बात ये होती है कि उसमें ऐसी फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं, ऐसी खुफिया फोर्सेस होती हैं जिनका बाजुकात हमें पता नहीं चलता, जो हमारे लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमें अब ये पता चला कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये पीछे क्यों आया। पर अब हम चलते हैं इस ट्रेन से बाहर। हम इस ट्रेन के अंदर इसको बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि हम एक एक्सेलरेटिंग या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं।
जब हम इससे बाहर जाएंगे तो आप देखें फातिमा अभी भी इस ट्रेन को देख रही है और फातिमा ज़मीन पर बैठी है और वो रेस्ट पे है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हो या रेस्ट पे हो, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फातिमा इस वक्त इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जब हम गाड़ी के अंदर थे तो हम नॉन इनर्शियल यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, क्योंकि ट्रेन तो एक्सेलरेट कर रही है। पर इस वक्त हमारा ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि अब वो गाड़ी से बाहर एक ज़मीन पर बैठा हुआ है जो कि रेस्ट में है। यहाँ पर फातिमा ने देखा कि क्यूब जो है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है एक्स वाई और जेड एक्सिस के। अब हम पहला केस लेते हैं। पहले केस में हमने गाड़ी जो है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया और क्यूब को उछाला, और दूसरे में एक्सेलरेट करवाया और क्यूब को उछाला। दोनों कंडीशन में क्यूब ऊपर गया, पर वो जब वापस आया तो वो मुख्तलिफ जगह पर था। फातिमा को ये डिस्टेंस क्यों नज़र आया? उसकी वजह यह है कि पहले केस में ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, उसको हमने वी कहा, आप वी0 अब कह दें। तो जितनी देर में क्यूब वापस आया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? उसने v0t, ये तो हमें पता है कि मोशन की इक्वेशन है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने v0t डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसमें v0 उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। दूसरे केस में जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी तो उस वक्त फातिमा ने देखा कि क्यूब को हमने जब दोबारा उछाला तो वो कुछ फासले पर जाके गिरा, और इस केस में क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बनती है v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले केस में एक्सेलरेशन 0 थी, तो फातिमा को तो ये दोनों मूवमेंट्स जो है वो क्लियर हो गई, क्यों उसने एक्सप्लेन कर दिया दोनों इक्वेशंस के साथ। और वो क्यों कर पाई? इसलिए कि वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी। तो याद रखें कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो लॉज ऑफ फिजिक्स गवर्न नहीं करते, चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, और इक्वेशंस जो हैं जो हमें मोशन बताती हैं वो वहाँ पर पूरे तरीके से मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती और मुख्तलिफ फिक्टिशियस फोर्सेस नज़र आती हैं। जबकि ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम मोशन के लॉज को इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट को, मोशन को एक्सप्लेन कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ये गाड़ी है, ये नॉन इनर्शियल भी हो सकती है, इनर्शियल भी हो सकती है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम इसको मूव करवाते हैं या हम इसको रेस्ट पे रखते हैं तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर हम इसको एक्सेलरेट करवाते हैं, यानी ये तेज़ी से स्पीड इसकी बढ़ती है या ब्रेक लगाते हैं और इसकी स्पीड कम होती है, तो उस टाइम में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसी तरीके से ट्रेन इनर्शियल भी हो सकती है, नॉन इनर्शियल भी हो सकती है। अगर हम एक घर में बैठे हुए हैं तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और उसकी वजह यह है कि हम रेस्ट पे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक कश्ती में या जहाज़ में बैठे हैं तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ज़मीन और सियारे ये भी इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सितारों की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, सोलर सिस्टम्स की बात करें, गैलेक्सीज की बात करें, तो दुनिया में हर मूविंग चीज़ को या एट रेस्ट चीज़ को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तकसीम किया जा सकता है। और ये भी हमें पता चला कि एक ही वक्त में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल भी हो सकता है और उसके कुछ देर बाद वो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है, अगर उसमें एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाए, उसमें एक्सेलरेशन आ जाए। तो ज़मीन जो है, आपका सवाल होना चाहिए वो कैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि वो तो अपने गिर्द घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है, तो उसमें तो एक्सेलरेशन भी होती होगी, क्योंकि जो चीज़ सर्कल या एलिप्स में घूमती है उसमें लामहला एक्सेलरेशन होती है। हम अगर ज़मीन की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें तो ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड है। हमें ज़मीन के रेडियस का पता है कि वो 6400 किलोमीटर्स है, जिसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन ज़मीन की निकालें तो वो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के मुकाबले में बहुत ही कम है, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के मामले में बहुत ही कम है। तो इसी तरीके से अगर हम वो इफेक्ट निकालें एक्सेलरेशन का जो ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने की वजह से आता है, तो वो इससे भी कम है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसकी वजह यह है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन का फैक्टर बहुत छोटा है,
और हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही रहेगी, अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और आपको याद होगा कि ये न्यूटन का लॉ भी है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज जो होंगे वो मोशन के फुलफिल होंगे। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे तो उस पर लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा होगा और उससे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।